स्टेप आईआईटी नीट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अपन लेकर आ रहे हैं अपना क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर आज हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू 4x आई कैप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट वी ए माइनस वी बी आपको बताना है। तो आप सभी को पता है अपने पास कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है अपने पास, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो आपको यहां पर E गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। तो आप जो वैल्यू अवेलेबल है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको dv की वैल्यू आ जाएगी। तो dv की वैल्यू आएगी अपने पास, तो E की वैल्यू क्या होती है अपने पास 4x dx। तो आप यहां से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 4x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल करोगे आप अपने पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो वी ए फाइंड करते हैं। तो वी ए के लिए x की इक्वल 1 पुट करना पड़ेगा अपने को, तो वी ए हो जाएगा अपने पास माइनस 2, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, वी बी की बात करें अपन तो वी बी एक्स इज इक्वल टू 3 पर फाइंड करना है आपको। तो क्या होगा, माइनस 2, 3 की वैल्यू पुट की एंड स्क्वायर किया तो अपने पास स्क्वायर कितना हो रहा है 9, 9 टू जा 18 माइनस 18। ठीक है, आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। तो क्या हो जाएगा अपने पास, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस 16 वोल्ट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लस 16 वोल्ट। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने भी सही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन एंड इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज जीरो बट ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, डिफ्यूजन करंट एग्जिस्ट बट ड्रिफ्ट करंट जीरो, ये भी नहीं होगा पॉसिबल। डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, ये अपन कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ते हैं, बोथ द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट बट अनइक्वल, अनइक्वल तो नहीं होते हैं, तो अपोजिट और इक्वल होंगे अपने पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिकॉज यहां पर अपने पास जो नेट करंट होता है वो क्या होता है, जीरो। नेट करंट जीरो होगा, इसका मीनिंग ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए कॉपर वायर, a copper wire is stretched to increase its length by 1%, then the change in its resistance is close to। देखिए, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास R इज इक्वल टू रो ए बाई एल। क्या ये करेक्ट है, जी नहीं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहां पर देखते हैं आपको दे रखा है लेंथ 1% इंक्रीज हो, तो लेंथ के 1% इंक्रीज होने पे अपने पास एरिया क्या होगा, एरिया 1% से डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो रेजिस्टेंस की बात करें लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो ये लेंथ की वजह से 1% इंक्रीज होगा, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस 1% इसकी वजह से इंक्रीज होगा। तो टोटल इंक्रीज कितना होगा रेजिस्टेंस में, टोटल हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2%। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट वेव आर एक्सप्रेस एज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा टी, y3 इज इक्वल टू a साइन कोस ओमेगा टी, y4 इज इक्वल टू a4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो आपको पता है कि जब इंटरफेरेंस होगा टू वेव्स के मिड, तो अपने पास क्या होना चाहिए, बोथ द वेव और कोहेरेंट सोर्सेज, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने पास, सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, देन अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा से शो करते हैं अपन यहां पर। ठीक है, तो आपको देखने पे पता लग रहा होगा अपने पास y1 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास वो इंक्रीज हो रही है 2 टाइम्स। ठीक है, देन थर्ड फंक्शन में कोस ओमेगा टी, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की फॉर्म में शो है,
और फोर्थ में अपने पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री अपने पास फेज कांस्टेंट या फेज डिफरेंस अपन बोल सकते हैं, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने पास बोथ 1, 3 एंड 2 ये तीनों जो वेव्स है अपने पास, ये अपने को इंटरफेरेंस परफॉर्म कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विद द टू लेंस कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको पता होगा, अपन ने क्लास में पढ़ा भी था ये सब, और आई होप आपने भी पढ़ा होगा कि जब लेंस कंबाइन होते हैं तो उनका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपने पास? 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। अपने पास कितने लेंसेज है? 3 लेंसेज है, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ नेट फाइंड करते हैं। 1 अपॉन एफ नेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले अपने पास फर्स्ट लेंस जो है कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्केव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ 40 है, और अदर 2 लेंसेज है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अपने पास। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो 1 अपॉन -40 प्लस 1/20 प्लस 1/20, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो -1/40 प्लस 1/20, इनको ऐड कर ले तो ये अपने पास हो जाएंगे 2/20। इसका एलसीएम लेंगे अपन तो क्या होगा? 40, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास? 2 टाइम्स 4, तो कितना हो गया? 3/40। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 40/3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 6th क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज डी व्हेन इट मूव हेड ऑन विद स्पीड v towards a target nucleus if the alpha particle is replaced by a proton moving with the same speed the new distance of closest approach। तो आपको पता होगा कि अपने पास जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास? d इज इक्वल टू के जेड ई 2e बाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर अपन d की बात करें तो जैसे यहां पर फर्स्ट में अपने पास अल्फा पार्टिकल है तो उसकी वजह से अपने पास चार्ज कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो d किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपने पास? चार्ज, और काइनेटिक एनर्जी में क्या अवेलेबल होता है अपने पास? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी सेम है बट जो मास है वो वेरी कर रहा है, तो क्यू बाई एम पर प्रोपोर्शनल होगा अपने पास, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं फिर यहां पर कि Q बाई एम फॉर एल्फा पार्टिकल एंड Q बाई एम फॉर प्रोटॉन, दोनों अपने पास अलग अलग होंगे। तो उसकी वजह से जो अपने पास रेशियो बनकर आएगा वो आएगा अपने पास, जो डी डैश न्यू डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? ओल्ड की 2 टाइम्स हो जाएगी अपने पास, बिकॉज यहां पर अपने पास अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन से 2 टाइम्स है, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 2D, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ओके। तो आपको पता है अपने चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस में से आया हुआ है। यहाँ पर अपने से पूछा है कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में कौन सी वेव्स का यूज करते हैं। आप सभी को पता है आरओ वगैरह आप सबके घर पे यूज होता है, तो उसमें कौन सी वेव्स का यूज होता है? यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर, अच्छा इस पर अपने पास ये अपन ने जो सोल्व किया है वो यहाँ शो हो रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। 8 क्या है? ए कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज मेटेलिक स्पेयर ए एंड बी रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियाई। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई ए ई बी एट द सरफेस ऑफ स्पेयर ए एंड बी विल बी, ओके। तो बच्चों आपको पता होगा कि सरफेस पर जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो फर्स्ट के लिए लिखते हैं तो क्या होगा? के क्यू ए बाई r1 स्क्वायर। सिमिलरली अपन बी के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास? के क्यू बी अपॉन r2 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब उसने बोला है कि जो दोनों वायर्स है उनको अपन ने किसी एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है दोनों स्पेयर्स को, तो उनमें जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल वी ए इक्वल टू क्या होगा? वी बी। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू ए बाई r1 इज इक्वल टू के क्यू बी बाई
R2 हो जाएगा अपने पास। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, QA QB का रेशो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, R1 बाई R2, ठीक है। और फिर अपन इसको पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होगा EA बाई EB, तो इसका वैल्यू आता है अपने पास QA अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन QB अपॉन R2 स्क्वायर। इसको सोल्व करके यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर हो जाएगा फाइनल R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन R2। तो यहाँ से R1 से स्क्वायर कैंसिल, R2 से स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर R2 बाई R1 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B का रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, R2 अपॉन R1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ए स्ट्रेट कंडक्टर लाई अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है। अपने पास एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्स एक्सिस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें 10 एम्पियर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर सेंटर्ड एट द ओरिजिन 8.010। तो देखिए आपको यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस का है, और अपने पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। जो आपको सेगमेंट दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर, आई की वैल्यू गिवन है आपको 10 एम्पियर, और जो थीटा है एक्स और वाई एक्सिस कैसे होते हैं अपने पास, परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो 90 डिग्री थीटा है आपके पास, उसने पूछा है आपसे डीबी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके। तो इस फॉर्मूले में अपन ये सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आपको पता है म्यू नोड अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 एम्पियर इंटू डीएल, डीएल सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे -2 मीटर हो जाएगा अपने पास, तो 10 टू पावर -2, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, सोल्व करते हैं तो पावर कितनी हो गई 10 टू पावर 9, ओके। तो साथ में -9 है ये पावर, और साथ में कितना है अपने पास मल्टीप्लाई में 10, तो इसको लिख सकते हैं अपन 10 नैनो टेस्ला। तो ऐसा कोई आंसर अवेलेबल है आपके पास 10 नैनो टेस्ला, ठीक है, अपने पास अवेलेबल है। बट उसमें डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन भी देखते हैं अपन। यहाँ डायरेक्शन डिपेंड करती है आपके पास डीएल वेक्टर मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर, ठीक है। आर है आपका वाई डायरेक्शन में, तो जे, और एल ये एक्स डायरेक्शन में अपने पास, तो आई केप, तो आई क्रॉस जे होता है अपने पास के केप। तो के केप वाला ऑप्शन देखिए आप, के केप वाले दोनों ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट, बी वाला, जो 10th नैनो टेस्ला एट क्या हो जाएगा अपने पास के केप डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका मीनिंग जेड डायरेक्शन में होगा अपने पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखिए, द एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन, ओके। तो यहां पर ये अपना क्वेश्चन आ गया वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक में आपने बेटा सभी ने पढ़ा होगा अपने पास डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है y बाई डी, y बाई डी, ठीक है। तो y क्या है अपने पास यहाँ पर वेवलेंथ, नहीं y नहीं पूछा, एंगुलर विड्थ पूछा है ना उसने बेटा आपसे। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी। तो ये क्या हो गया अपने पास वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और स्लिट के मिड में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a resistor and an inductor of negligible resistance are connected to in a series to a 20 volt AC source, okay. If the voltage across the resistor is a 12 volt, the voltage across the inductor will be, अच्छा, तो अपने पास ये रजिस्टर है 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी, इंडक्टर का वोल्टेज आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करने के लिए आप खुद सोल्व किए और आंसर बताइए। यहां पर अपने को लगाना पड़ेगा वी नेट का फॉर्मूला, ठीक है। वी नेट का फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास, तो वी नेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी नेट इज इक्वल टू वोल्टेज इन रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज इन इंडक्टर।
कैपेसिटर अपने पास अवेलेबल नहीं है तो उसका अपन ने जीरो कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल बैटरी का वो कितना है 20, ठीक है। और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड कितना है अपने पास, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है 12, उसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस आपसे पूछा है इंडक्टर के लिए, ठीक है। इंडक्टर के लिए पूछा है तो 20 का कितना होगा 400 स्क्वायर होगा, 12 का कितना होगा 144, तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रिमेनिंग रहेगा अपने पास 256। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास, आपको पता होगा किसका होता है बेटा 16 का। तो VL यानी पोटेंशियल इन इंडक्टर कितना होगा बेटा आपके पास 16 वोल्ट, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास असर्शन रीजन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो 13 की बात करें तो रीजन अपने पास है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। बिल्कुल ये रीजन अपने पास क्या है करेक्ट है, ठीक है। रीजन करेक्ट है, देन उसका अपन सॉरी यहाँ आपके पेपर में मिसप्रिंट है, देखिए मे भी यहाँ असर्शन आना चाहिए था, यहाँ भी रीजन लिखा हुआ है। हो सकता है CBSE भी मिस्टेक्स करती हैं अपने पास, आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। तो ये स्टेटमेंट तो ओवरऑल करेक्ट है अपने पास कि अपने पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं, N1 N2 N3 फॉर्म में अपन डिवाइड करते हैं। रीजन देखते हैं इसका, रीजन क्या होगा इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल ये भी करेक्ट है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है वही क्या प्रोवाइड करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपने पास ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर को देखने पर आपको ये पता नहीं लग रहा होगा कि ये अपने को ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना हो गया। 14 पे बात करते हैं। 14 में रीजन देखते हैं, असर्शन देखते हैं, ओके। द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। इसका मीनिंग क्या हुआ अपने पास, जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है उसका जो मास होता है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियन को जब अपन कंबाइन करके उनका मास ऐड करते हैं तो उससे डिफरेंट होता है। तो जो मास यहाँ से रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मास डिफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया अपने पास, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। आर के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन द न्यूक्लियन आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। बिल्कुल नहीं, जब अपने पास न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, जितना मास डिसअपियर हुआ है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब तो नहीं होगी, तो ये क्या हो गया अपने पास फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ट्रू, आर क्या होगा अपने पास फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 15 एंड 16, ठीक है। 15 एंड 16 में क्या दिया हुआ है देखो, ऑल एटम्स हैव ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, देखो बेटा ऑल एटम्स के बारे में अपन बोल सकते हैं बिकॉज किसी एटम्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो असर्शन है ये क्या हो गया फॉल्स है अपने पास। ए करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, नहीं ऑलवेज बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर जो रीजन है वो क्या होगा अपने पास ट्रू होगा। तो इसका आंसर आप बना सकते हो ए इज फॉल्स आर एंड ट्रू, ठीक है। 16 की बात करें अपन, 16 में क्या है, इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू ए नैरो स्लिट ए डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व। बिल्कुल अपने पास जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपन उसका वेव नेचर डिफाइन करते हैं। तो जब उसको किसी नैरो स्लिट से पास करेंगे तो वो भी अपने पास डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करेगा। तो यहाँ पर ए क्या होगा अपने पास ट्रू होगा, ओके। रीजन की बात करें बेटा अपन, तो रीजन क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए बोथ पार्टिकल एंड वेव। बिल्कुल अपन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा अपने पास, आर भी ट्रू होगा। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन क्यों वेव नेचर शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा अपने पास ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, ओके सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। तो आई होप आपने सेक्शन ए के अपने सारे एमसीक्यूज टेस्ट कर लिए होंगे, चेक किए होंगे आपने कौन करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है,
A beam of light consists of two wavelengths 400 nanometer, 600 nanometer used to illuminate a single slit of width 1 mm. Find the least distance of the point from the central maximum where the dark fringe due to both wavelengths coincide on the screen placed at 1.5 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा बेटा अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n लैम्डा d बाई डी. ये स्लिट की लेंथ होती है अपने पास. जब टू वेव्स से अपने पास जो वेवलेंथ अवेलेबल होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो कोइंसाइड वेव होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपन, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. देन यहाँ से n1 एंड n2 की वैल्यू आएगी. तो किसी भी एक वैल्यू के लिए n1 ले लीजिए आप, तो n1 के लिए y1 फाइंड कर देना n लैम्डा d बाई स्मॉल d. तो इस फॉर्मूले को लास्ट में पुट करना है. देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी. आपको गिवन है डेटा, आपको कैपिटल डी गिवन है कितना है 1.5 मीटर, स्मॉल डी गिवन है कितना है 1 mm. ठीक है, आपको वेवलेंथ लैम्डा 1 गिवन है 400 नैनोमीटर, आपको लैम्डा 2 गिवन है 600 नैनोमीटर. तो आपको सभी डेटा गिवन है. आपको स्टार्टिंग में क्या करना था, गिवन डेटा लिखना था, देन उनका अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप विद स्लिट सेपरेशन 0.6 mm. तो यहाँ पर आपको स्मॉल डी भी गिवन है mm और टू वेवलेंथ लैम्डा 1 440 नैनोमीटर, लैम्डा 2 660 नैनोमीटर, कैपिटल डी गिवन है 1.5 मीटर. In front of slit, find the least distance of the point from the central maximum where the bright fringe due to both wavelength. तो सेम अपने पास जो क्वेश्चन नंबर ए में आपने अप्लाई किया था वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. n लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. देन आप इस फॉर्मूले में पुट करके ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके बेटा, तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं. इजी क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए भी हुए होंगे. ठीक है, और अपने प्री बोर्ड्स के एग्जाम में आए भी होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर. ठीक है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन. आपको पता है बेटा ये अपने पास एक 2 मार्क्स का डेरिवेशन था. आपको पता है I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, NEAVD. ठीक है, तो यहाँ पर I किसके प्रोपोर्शनल है अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के. तो ये रिलेशन आपको एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता तो उसके लिए निकाला था. डेरिवेशन था अपना जो एनसीईआरटी से आया हुआ था. हाँ, तो अपन कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 19 पर. क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को क्या डिराइव करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के मिड में रिलेशन. जो आपको पता है ये अपन ने पढ़ा हुआ है NEAVD. तो यहाँ पर अपने पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. ठीक है, एक क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 है. फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा पी, यहाँ पर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा ए एसोसिएट विद द अल्फा पार्टिकल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा पी एसोसिएट विद द प्रोटॉन. if alpha particle moving with the same velocity. ओके, यहां पर अपने पास क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है. चलिए तो इसको सोल्व करते हैं. आपको दिया हुआ है, आपको रेशियो निकालना है वेवलेंथ का. वेवलेंथ किसका है आपके पास, एक वेवलेंथ होगा अल्फा पार्टिकल का, अनदर वेवलेंथ आपका है प्रोटॉन से रिलेटेड. ठीक है, प्रोटॉन ही है, बिल्कुल प्रोटॉन ही है. ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू HmV. ठीक है, तो बात करते हैं अपन अल्फा पार्टिकल की. तो अल्फा पार्टिकल के लिए बात करें तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास होता है अपने पास 2He4 होता है अपने पास. ये तो क्या होगा इसका 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. ठीक है, अपन बात करें यहाँ पर प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का मास Mp इज इक्वल टू सेम होगा अपने पास Mp. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा A बाई लैम्डा P इज इक्वल टू HMPV. फर्स्ट केस में उसने क्या बोला है आपसे, वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों के लिए, तो VP इज इक्वल टू V अल्फा. तो उनको पुट करेंगे अपन तो कैंसिल आउट हो जाएगी अपने पास. तो HMPV. और यहाँ पर देखें अल्फा की, तो ये प्रोटॉन का मास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. ओके, बाकी सब वैल्यूज क्या हो जाएगी अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगी. क्या बचेगा अपने पास 1/4. तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 1/4.
देन नेक्स्ट केस में उसने बात किया है आपसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ mv स्क्वायर, बट उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा, देखिए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होता है अपने पास, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2 mev। यहां पर अपन काइनेटिक एनर्जी पुट करते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास, ये √2ke। ओके ओके, तो यहां पर अपने पास 2ke काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई मास। ओके, तो देन अपने पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो वही सेम प्रोसीजर अपन रिपीट करेंगे, तो लेमडा ए अपॉन लेमडा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार अपने पास रूट में होगा 1/4 ओवरऑल 2ke से कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, बट जो मास होगा अपने पास ये 1/4 जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी अपने पास, रूट में रहेगा, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर आएगा बेटा 1:4, सेकंड केस में क्या हो जाएगा 1:2। ओके, देन अपन ने 19 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 20। ए वायर ऑफ लेंथ L is bent round into a square coil having capital N turns and a circular coil having N turns. Okay, the coil in both cases is free to turn about a vertical axis coincide with the plane of the coil. In a uniform horizontal magnetic field it carry the same current same given है आपको। Find the ratio of the maximum value of the torque acting on the square coil to date on the circular coil। ठीक है बेटा, ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये अपने पास चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, एक वायर है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, L लेंथ है। ओके, अब इस L लेंथ से आपने फर्स्टली बनाया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बनाया तो अपने पास उसकी 4 साइड्स होगी स्क्वायर की, तो ये जो L लेंथ है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, अगर स्क्वायर के लिए बात करें तो अपन टोटल इसका पेरीमीटर है L, तो साइड्स की बात करें तो कितना हो जाएगी, साइड A इज इक्वल टू L/4 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, देन अपन ने यहाँ पर सर्कुलर कोयल बनाया तो इसका जो अपने पास पेरीमीटर होगा वो क्या होगा 2πr के इक्वल अपने पास L के इक्वल होगा ये। ठीक है, टॉर्क की बात, टॉर्क का रेशो पूछा है उसने। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बेटा आपके पास, टो इज इक्वल टू NIAB। तो यहां से आपको देखने पे पता लग रहा होगा टॉर्क एरिया के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो आप यहां पर एरिया निकाले हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, L/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये L²/16। अब आपको सर्कुलर कोयल का एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या होगा, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए 4π²R², ठीक है, इज इक्वल टू L²। अब यहाँ पर आपको πr² को यहाँ रख लीजिए, बाकी वैल्यू को इधर सेंड कर दीजिए, क्या होगा अपने पास πr² इज इक्वल टू L²/4π। ठीक है, आपके पास ये एरिया आ गया सर्कुलर कोयल का। तो टॉर्क आपसे रेशो पूछा है स्क्वायर टू डेट ऑन द सर्कुलर, तो स्क्वायर का ऊपर टॉर्क सर्कुलर कोयल पुट कर देते हैं, तो L²/16 अपॉन L²/4π, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या हो गया अपने पास 1/16 इंटू 4π/1। ठीक है, 4 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, तो क्या हो गया π/4 रेशो हो गया इसका आपके पास, ये आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था 2 मार्क्स में आने के लिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि अपने पास जो लेंथ है उसी को पेरीमीटर में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड करना था उससे। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। ओके, तो अपने पास ये न्यूक्लियन से रिलेटेड आ गया, चैप्टर नंबर 12 एंड 13 न्यूक्लियस एंड एटम से। ठीक है, आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना था। ठीक है, आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाते हैं पर न्यूक्लियन, तो क्या होता है अपने पास इस तरह से एक कर्व आता है। ठीक है, यहाँ सबसे हाईएस्ट में अपन को क्या रखना होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है फेरस 56, कितनी होती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ लास्ट में अपन क्या रखते हैं यूरेनियम 238। स्टार्ट कहाँ से करते थे इस कर्व को अपन 1H1। ठीक है, ये अपने पास 1H2 हो गया, यहाँ पर अपने पास कार्बन ऑक्सीजन ये सभी आ जाएंगे। इस कर्व को आपको बनाना था, ठीक है, और एक्सप्लेन करना था किस रेशो में अपने पास ये A इज इक्वल टू 50 से 170
तक अपने पास क्या होते हैं, जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये सब डेटा आपको इसमें शो करना था। आई होप आपने सभी ने ये क्वेश्चन अटेंड किया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन से स्टार्ट हो गया है यहाँ से 22 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है आपको, फिगर आउट, फिगर शो a narrow beam of electron entering with a velocity of 3 into 10 to power 7 meter per second, okay, symmetrically through the space between two parallel horizontal plates p1 p1 dash and p2 p2 dash is it 2 centimeter apart। ओके बेटा, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको अपन डिफिकल्टी के लेवल में अपन चाहे तो इसको डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लास में कोई ये सोल्व नहीं करवाता, अपन ने जरूर किया था ये सोल्व। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आपको पूछा है यहाँ पर, if each plate is 3 centimeter long, calculate the potential difference we apply between the plates so that the beam just strike to end P2, ठीक है। अब देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है और P2 को हिट कर रहा है, आपको P2 डैश को हिट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, इसको अपन d लिखे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी अपने पास, ठीक है। यहां से आप इसके लिए टाइम फाइंड कर सकते हो, टाइम फाइंड करोगे तो टाइम फाइंड करके आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या यूज करोगे आप, हाफ AT स्क्वायर यूज करके यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए क्या होगा यहाँ पर अपने पास, एक्सेलरेशन होगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को अपन ने क्या किया होगा, एक्सेलरेट किया होगा। देन अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन को प्रोवाइड होने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज अवेलेबल है, मास अवेलेबल है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ई डॉट डी, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल प्रोवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपने सभी ने इसको सोल्व किया होगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 23, ओके। 23 में आपसे क्या पूछा है, स्टेट द टू कंडीशन अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर, ओके। तो आपको पता होगा बेटा, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि अपने पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है। देखिए जिस स्टूडेंट का पेपर था उसने भी लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है अपने पास, डेंसर टू रेयर में होना चाहिए, जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास, डेंसर टू रेयर। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास, जो इंसिडेंस एंगल है अपने पास उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। तो ये दोनों कंडीशन है जब आपके पास क्या कंप्लीट होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन लेयर्स ऑफ 3 इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड A, B and C of refractive index n 3/4n and 2/3n respectively. A laser beam is incident at the interface between A and B. Okay, यहाँ पर आपको इंसिडेंट हो रहा है, एंगल कितना है, थीटा है। A shown figure prove that beam does not enter region C at all for sin थीटा greater than equal to 2/3। तो आपसे बोला गया है यहाँ से कि ये जो लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है ये सी में एंटर नहीं होना चाहिए। तो सी में कब एंटर नहीं होगा बेटा, जब इसका एंगल क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, जब ये बी से सी में क्रॉस कर रहा हो। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, जब लाइट रे A to B एंटर कर रही है तो अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जब लाइट A to B एंटर कर रही है तो N1 साइन थीटा इज इक्वल टू N2 साइन रिफ्रैक्टिव एंगल R, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट की बात करें अपन तो फर्स्ट मीडियम A की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, B की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बेटा आपको, 3/4n, ओके। तो यहां पुट कर देते हैं, तो N साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4n साइन R, ठीक है। यहां से n से n कैंसिल हो गया अपने पास, तो साइन R की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी होगी 4/3 साइन थीटा, ठीक है। ये यहां से साइन R की वैल्यू आई है अपने पास, ओके, साइन R की वैल्यू आ गई। अब ये जो साइन R होगा इसको सपोज करो अपन इस तरह से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी,
ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो ये इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन है तो अपने पास ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल अपने पास IC से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये IC से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो अल्टरनेटिंग एंगल ये Z बन रहा है, तो दोनों एंगल सेम होंगे अपने पास। तो ये जो साइन R की वैल्यू है, ये किससे ज्यादा होनी चाहिए अपने पास, साइन IC से। ठीक है, इसको पुट करेंगे अपन यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 साइन थीटा एंड साइन IC। ठीक है, देन अपन सेम अपने पास जो फॉर्मूला है ये B से C मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ये फाइनल आंसर इसको सोल्व करने पर आ जाएगा। जैसे ही आप n2 n3 साइन IC इज इक्वल टू n2 साइन, ओके, तो फिर अपन यहां से क्या करेंगे, साइन IC की वैल्यू निकालेंगे बेटा। साइन IC की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करेंगे अपन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, म्यू C मीडियम अपॉन म्यू B मीडियम। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 पुट कर देते हैं, पुट करते हैं तो 2/3n अपॉन 3/4n। ओके, तो साइन IC इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, बंद करो, n से n कैंसिल करके इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ओके बेटा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। यहाँ पुट कर देना आप 8/9, इसको सोल्व करोगे साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, तो अपन ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट। बेटा ये आपका डेरिवेशन है, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में अपन ने ये सभी डेरिवेशन किए थे गॉस एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके लिए सोल्व कर सकते हो। क्या आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास था। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था, आपने क्लास में किया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 लार्ज थिन प्लेन शीट्स ईच हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, आर हेल्ड क्लोज एंड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड द शीट। बेटा आपके पास 2 शीट्स अवेलेबल है, किस टाइप की शीट्स है, प्लेन शीट्स अवेलेबल है। ठीक है, शीट ए शीट बी अपन ने पुट कर दिया है यहाँ पर। इनकी जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है बेटा, सिग्मा है, बहुत पॉजिटिव में है अपने पास, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पर अपन ने यूज किया है। बी की बात करते हैं तो बी का क्या होगा अपने पास, बी भी पॉजिटिव, तो इसका भी आउटवर्ड होगा। तो यहाँ से आप सेंटर पर, मिड में और आउटसाइड, बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अपने पास किस टाइप की शीट है, थिन शीट है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी आपका सेम डेरिवेशन है। ठीक है, जो अपने पास क्या है, चैप्टर नंबर 2 से और 1 से इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। यूनिट की बात करें तो अपन क्या होगा, इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये आपको डिराइव करना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी की बात करें, फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एज शो इन ए फिगर। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम गिवन है, इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो आपको इसको देखना है। देखकर बताइए क्या यहाँ पर कोई कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर इसको सोल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा मिड में, तो इसको सोल्व करना इजी होगा अपने लिए। ठीक है, चेक करते हैं, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, 2R। ठीक है, पॉइंट एम तक आ गए बेटा अपन। ठीक है, पॉइंट एम से अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने पास एक अनदर रेजिस्टेंस है R। ठीक है, और अपन पहुंच गए पॉइंट पी पर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने R पुट कर दिया। देन पॉइंट एम से O आ रहे हैं अपन, तो पॉइंट एम से O में भी अपने को क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस R।
ये पॉइंट ओ पर पहुंच गए, ठीक है। अब ओ से पी पर आने में एक रेजिस्टेंस है, तो ओ से पी में आने पर आपके पास एक रेजिस्टेंस और है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आर, ठीक है। अब बात करें ओ से एक अनदर पॉइंट एन कनेक्टेड है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, ये कितना है अपने पास, कितना हो गया बेटा, आर ही है इसकी वैल्यू, इसको पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने एन, ठीक है। पी से एन भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया अपने पास आर। देन एन से अपन आते हैं बी पर, तो ये हो गया अपने पास 3R। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इफ R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है 1 इक्वल 1, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अपने पास बैलेंस्ड हो रहा है, तो ये जो PO जो अपने पास ब्रांच है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R अपने पास किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी क्या होंगे अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। तो आप M से N इन 2 पॉइंट्स के मिड का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कितना हो जाएगा इनका 2R, ये हो जाएगा 2R ये होगा। देन इनको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो 1/2R प्लस 1/2R कितना हो जाएगा बेटा, ये 2/2R। इसको सोल्व करेंगे 1/R, रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास R। तो इस कंप्लीट जो अपने पास ये स्ट्रक्चर है इसका कितना आया बेटा, R, ओके। तो इसका अपन रेजिस्टेंस लिख देते हैं R, ठीक है। अब अपन बात करें वापस, तो कितना होगा अपने पास 2R प्लस R प्लस 3R, टोटल कितना हो जाएगा 2R प्लस R प्लस 3R। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6R, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6R। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, आप इसको सोल्व करके स्कोरिंग क्वेश्चन था अपने पास ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 नंबर पर, ठीक है। यहाँ देखें, देखने पर आपको दिख रहा होगा यहाँ डायोड और रेजिस्टेंस इन अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड कीजिए, एसी वोल्टेज VI इज इक्वल टू 12 साइन 100 पाई t वोल्ट is applied between point A and B in a network of 2 ideal diodes and 3 resistors as shown in a figure. During the positive half cycle of the input voltage VI supplied to a network. अब यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा, 3 क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। A B C 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं पार्ट A, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 2 डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई, ठीक है। तो अपने पास ये जो दोनों डायोड्स हैं इनकी बात करें अपन तो कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और कौन नहीं, ठीक है। तो आपको पता है जब अपने पास डायोड किस में फॉरवर्ड बायस में हो तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और रिवर्स बायस में हो तो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर अपन कंसीडर करें कि पॉइंट जो ए है उस पर पॉजिटिव टर्मिनल है अपने पास, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपन बात करें तो D1 क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस में होगा अपने पास, क्योंकि ये उसकी पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है। बट D2 जो डायोड है वो किस बायस में अपने पास, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो अपने पास कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, D1 डायोड कंडक्ट करेगा, ओके। D2 नहीं करेगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, रीड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो आपको इसको इस केस में अपने पास जो ए बी है, ए बी में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका आप री डायग्राम बना सकते हो। ए बी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जितना भी करंट होगा अपने पास वो फर्स्ट केस में क्या होगा, ए टू पी फ्लो होकर देन आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। सी की बात करें अपन, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप वी नोट अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस व्हेन द इनपुट वोल्टेज अटेन इट्स पीक वैल्यू। तो बेटा आपको पता है पीक वैल्यू आपको गिवन क्या है, 12 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, यहाँ पर पी और बी आर ये पैरेलल में कनेक्टेड है अपने पास बेटा, ठीक है। तो इनको पैरेलल में सोल्व कर देते हैं बी से, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा अपने पास बेटा, 6 होगा इनका, और ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास, एलसीएम ले लेते हैं अपन, 6 क्या होगा 3 प्लस 2 5/6, तो इसको सोल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6/5, ओके, किलो ओम में होगा ये अपने पास। देन 1 किलो ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो टोटल आरटी की बात करें अपन तो आरटी आप निकालोगे तो 6/5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये अपने पास 11/5 किलो ओम, ओके।
देन यहाँ पर आपको V गिवन है तो आप क्या निकाल लोगे, I निकाल लेना यहाँ से। I का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, V बाई आर टोटल। ठीक है, अब आपके पास I आ गया, ठीक है, I की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर लेना। देन उसके बाद आप ईच रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, इसको R1 कंसिडर कर सकते हैं, R3, R2। तो आप क्या करोगे, आई आर मल्टीप्लाई करके आप ईच रेजिस्टेंस में जो अपने पास पोटेंशियल है वो फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। ओके, 26 से अपने चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर से है। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। The terminal of charged capacitor are then connected those of an uncharged capacitor 6 microfarad. Calculate the final potential difference across the charge and the charge on each capacitor. Okay, तो आपको फाइंड करना है फाइनल पोटेंशियल एंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे बेटर स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, देखिए स्टार्टिंग में आपके पास C गिवन है, आपको C1 है बेटा आपके पास 12 माइक्रोफेराड और पोटेंशियल कितना चार्ज है वो V चार्ज है वो 150 वोल्ट तक। तो आप यहाँ से Q निकाल सकते हो। Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV क्या हो जाएगा बेटा, ये 150 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर -6। तो यहाँ से आपके पास Q नेट आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है बेटा, आपने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया है एक अनचार्ज कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो टोटल C कितना हो जाएगा अपने पास, कनेक्ट कर दिया आपने तो टोटल C कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफेराड। ओके, कनेक्ट कर दिया आपने। देन आपको यहां से कैपेसिटेंस आ गया टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल आपके पास Q नेट है तो उससे आप क्या फाइंड कर दोगे, V1 एंड V2। ओके, ये आप फाइंड कर सकते हो। यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 27। ओके, 27 में क्या बोला है देखिए, ए सेमीकंडक्टर हैज ए इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल ऑफ 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर मीटर क्यूब। ओके, ऑन ए डोपिंग विद ए सर्टेन इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 6 इंटू 10 टू पावर 10 पर मीटर क्यूब। ठीक है, होल की जो अपने पास क्वांटिटी वो इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट का आंसर प्रोवाइड कर सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन डोपिंग। होल इंक्रीज हो रहे हैं तो किस टाइप का होगा बेटा, ये पी टाइप का होगा अपने पास, पॉजिटिव होल अपने पास होते हैं। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑन द ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, Ni² इज इक्वल टू NeNH। ठीक है, यहां पर आपको क्या गिवन है डेटा, Ni गिवन है, Ni कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, NH गिवन है आपके पास, NH कितना है बेटा 3, NH है आपके पास 6 इंटू 10 टू पावर 10। तो आपको फाइंड करना है Ne। आप फाइंड कर सकते हो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करके, Ne की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, वही आपका बी का आंसर होगा। सी की बात करें अपन तो सी में आपको क्या दिया हुआ है देखिए, हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद डोपिंग, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, अब अपन प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो अपने पास एनर्जी गैप है वो चेंज नहीं होता है, बट जैसे ही आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी जो अपने पास होती है या तो एक्सेप्टर होगी या डोनर होगी, तो उसका एक एनर्जी गैप अलग से क्रिएट हो जाता है। उसका अगर अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम क्या होगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास वैलेंस बैंड, यहाँ पर क्या होगा बेटा अपने पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब जो अपने पास यहाँ पर अपन ने क्या किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में क्या होगा एक्सेप्टर है अपने पास, तो एक्सेप्टर क्या होंगे वैलेंस बैंड के नियर बाई यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास। तो इसको अपन डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, अपने पास क्या होगा पी टाइप का एनर्जी लेवल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर अपन एक्चुअल सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका एनर्जी गैप जो है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक न्यू एनर्जी बैंड आ जाता है अपने पास पी टाइप का। ठीक है, एक्सेप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 28 में क्या बोला गया है बेटा आपसे, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो बेटा ये आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्लास में आपको काफी बार बोला गया है कि अपने पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अपने पास कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रहे या चाहे टेलीस्कोप का हो। तो यहाँ पर अपने पास 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन नंबर 28 है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसका डायग्राम बनाना था आपको।
डायग्राम आपको पता होगा, अपने पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, एक अपने पास क्या होता है, आई लेंस होता है। इस तरह से अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आई लेंस की बात करें तो आई लेंस एंड ऑप्टिकल लेंस, इनका मैग्निफिकेशन अपन बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम ओ मल्टीप्लाई बाई एम ई, ठीक है। और कुछ पूछा है इन्होंने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस केस, ठीक है। तो अपन ने जो केस है इसके लिए मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है बेटा इसकी, एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, इसको डिराइव करना था। क्लास में आपको काफी बार बोला गया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी के बारे में, ओके। सेक्शन डी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन डी अपने पास क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 29, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। किससे आया हुआ है बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शंस गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मेटल ए एंड बी गिवन है आपको, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फ्रॉम द ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है। तो वर्क फंक्शंस क्या होंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, फाई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा अपने पास, एच न्यू वन एच न्यू टू, ठीक है। ए एंड बी के लिए न्यू वन है न्यू टू है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए एंड बी, दोनों पर इंसिडेंट हो रही है बेटा अपने पास। आपको डायग्राम को देखने पे पता लग रहा होगा बेटा कि न्यू टू न्यू वन से ज्यादा है, ठीक है। और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अपने पास न्यू टू से ज्यादा है, तो वो ऑलरेडी न्यू वन से भी ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके लिए होगी, ठीक है। ग्रेटर फॉर मेटल ए बिकॉज इट हैज ए स्मॉलर वर्क फंक्शन, बिल्कुल आपने अभी डायग्राम देखा है। ये क्या है अपने पास, न्यू वन, ये क्या है न्यू टू, ठीक है। यहां देखने पर आपको पता लग रहा होगा कि न्यू वन न्यू टू से कम है, लेस है, तो उसका जो वर्क फंक्शन है वो कम है, तो उसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपन कंसिडर कर सकते हैं। बी सी डी को और देखते हैं कौन ज्यादा सही है। ग्रेटर फॉर बी बिकॉज इट हैज ए लार्जर वर्क फंक्शन, बिल्कुल नहीं। ग्रेटर फॉर मेटल बी बिकॉज इट हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं। सेम हो नहीं सकता बिकॉज इनकी जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां पर अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। ग्रेटर फॉर मेटल ए बिकॉज इट हैज ए स्मॉलर वर्क फंक्शन, ओके। देन अगर अपन आगे कंटिन्यू करें इसी क्वेश्चन को, तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है अपने पास, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बोथ मेटल ए एंड बी, ठीक है, इज डबल कीप इट्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन, ठीक है, द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन इंक्रीज, बिल्कुल नहीं बेटा। स्लोप किस पे डिपेंड करता है अपने पास, वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोथ ए एंड बी विल डिक्रीज, बिल्कुल नहीं बेटा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। डी ऑप्शन देखते हैं, द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस विल नॉट चेंज बट मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड पर सेकंड, बिल्कुल। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उनकी जो क्वांटिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा अपने पास, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल सरफेस इज न्यू नोड इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 3 न्यू नोड, illuminate the surface, the maximum kinetic energy of photoelectron is E1 if the frequency were increased to 6 new node, the maximum kinetic energy becomes E2, ओके। आपको रेशो बताना है काइनेटिक एनर्जीज का। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी है E1, सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी है E2, ठीक है। अपने पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड है बेटा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा अपने पास, रिमेनिंग हो जाएगा अपने पास 3 न्यू नोड माइनस न्यू नोड, कितना हो गया ये 2 न्यू नोड, ओके। तो अपने पास जो एनर्जी हो जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, H 2H न्यू नोड, ओके।
देन अपन बात करें E2 केस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 न्यू नोट, ओके, माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू 5 न्यू नोट, ठीक है, 5, ठीक है। अपने पास एनर्जी कितनी होगी H 5 न्यू नोट। आपको रेशो लेना है E1 रेशो E2, कितना हो जाएगा 2/5 H न्यू नोट H न्यू नोट, ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो कितना आ गया बेटा 2/5। कौन सा ऑप्शन है ऐसा आपको देखने पे लग रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा 2/5, ओके। तो ये और वाला क्वेश्चन है आप ये, ठीक है, स्लोप का आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, ये अनदर केस स्टडी अपने पास जो गैल्वेनोमीटर पे है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉर्क ऑन द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉइल ओरिएंटेशन ड्यूरिंग रोटेशन ड्यू टू, ठीक है। अपने पास जो टॉर्क है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, यहाँ पर इसका रीजन होता है बेटा, जब आप गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो कॉइल के रेडियली होता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज बाय, ओके। तो अपन यहाँ पर बात करें बेटा, तो करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, करंट सेंसिटिविटी होती है अपने पास 5/I, ठीक है, इज इक्वल टू NAB/K, ओके। अब देखियो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में क्या गिवन है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं अपन, टर्न को इंक्रीज करेंगे तो भी अपने पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एरिया ऑफ कॉइल अपने पास अपने क्या होगा एरिया, और साथ में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अपने पास दो क्वांटिटीज साथ में गिवन है, इंक्रीज टोरिजल कांस्टेंट बिल्कुल नहीं, इसको इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास ये दो सूटेबल आंसर यहाँ पर करेक्ट है। बट जहाँ पर देखें अपन तो ये जो दो क्वांटिटीज गिवन है आपको, फर्स्ट है आपके पास एरिया, सेकंड क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ज्यादा अपने पास क्या होगा, इसकी वजह से इंक्रीज ज्यादा होगा वैल्यू। तो अपन किसको करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ ए और बी बोथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने पास एन के रेस्पेक्ट में अपन उसको ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको गिवन है एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, द कॉइल इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है आपको, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन द करंट इज पासिंग 5 एम्पियर, करंट भी गिवन है। टॉर्क आपसे पूछा गया है बेटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। एन आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ टर्न्स है 50, आई की वैल्यू है 10, 5 एम्पियर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास 4 × 10⁻³ मीटर में है, ओके। देन अपन बात करें बी, मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.25 टेस्ला, ओके, पुट कर दिया। सोल्व करते हैं इसको, सोल्व करने पे क्या आ रहा है देखो, 50 × 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.25, यहाँ से डेसिबल रिमूव किए, अपॉन में 100 आ गया अपने पास, 50 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 10 टाइम्स, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पावर 1 है अपने पास, कितना हो जाएगा -2, तो टो की वैल्यू आ गई आपके पास 0.25, ओके, न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका, और में एक क्वेश्चन और अवेलेबल है आपके पास, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस गिवन है बेटा आपको, द मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट, आई भी गिवन है आपको, आई है अपने पास 3 मिली एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 15 ओम, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर रेंज ऑफ 12 वोल्ट, ओके। तो 12 वोल्ट के लिए आपको कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप सोल्व कर सकते हो बेटा यहाँ से, ठीक है। सोल्व करोगे आप यहाँ पर इसको, तो कितना आ जाएगा अपने पास
चेक करते हैं अपन इसको, तो सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी होगी अभी अपने पास, आई आर कितना हो जाएगा बेटा ये 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 45 इंटू 10⁻³ करंट हो गया। ठीक है, अब अपने को इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू 12/3 इंटू 10⁻³ ओके, इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,000/3 कैंसिल करेंगे बेटा, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा अपने पास ये 4, तो 4,000। ठीक है, 4,000 हो गया अपने पास ये, तो 4,000 होगा और 15 ओम ये। ओके, अपन ने क्या निकाल दिया ये, सॉरी वोल्ट अपन ने वैल्यू पुट कर दी थी बेटा, अपन ने वोल्टेज का वैल्यू तो पुट किया हुआ है। ठीक है, ये V है अपने पास, ये I है, तो ये कितना आ गया अपने पास R। ठीक है, तो ये कैपिटल R आ गया अपने पास 4,000 ओम, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 4,000 ओम। ओके, यहाँ पर बात करें इतना रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होगा अपने पास 4,000 माइनस 15 इज इक्वल टू 3985 ओम। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 3985 ओम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का फोर्थ, ए गैल्वेनोमीटर विथ कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट 5 मिली एम्पियर टू कन्वर्ट इट इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। ठीक है, सेम अभी आपने जो किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा अपने पास 0.01 ओम। ओके, सेम मेथड अप्लाई करना है, यहाँ पर आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, सेक्शन ई की बात करें बेटा अपन, सेक्शन ई की बात, तो सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सेक्शन ई में अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। ओके, 31 में अपने को क्या गिवन है, पार्ट ए गिवन है आपको यहाँ पर, स्टेट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल आप लिख सकते हो, ये अपने पास स्टेटमेंट लिखना था, देन उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास -dϕ/dt। ठीक है, सेकंड क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर फिल्ड लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग कैपिटल N टर्न्स। बिल्कुल, आप एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अपने को पता है बेटा, ये डेरिवेशन था अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस का, क्या होता है अपने पास यहाँ पर L का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू नोड N स्क्वायर, सॉरी कैपिटल N स्क्वायर A/L। इसको डिराइव करना था आपको, ये डिराइव आप अच्छे से कर दिया होगा आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, आपको लेंथ गिवन है बेटा 50 सेंटीमीटर, विद वन एंड पिवोटेड इज रोटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, आप फाइंड कर सकते हो 2πf। आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 60 rpm राउंड पर मिनट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितना है 4.0 मिली टेस्ला। ओके, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ रोड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोड। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर अपन रोड के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था आपको पता है, क्या था फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज करके आपको कंप्लीट वैल्यूज गिवन है, आप पुट करोगे आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला में जो वैल्यू पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, और में एक क्वेश्चन ऑफ गिवन है आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड, तो आप फर्स्ट भी अटेंड कर सकते थे इससे, ये भी काफी इजी था। अपन सेकंड की बात करें तो यहाँ पर सेकंड है अपने पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये आपको अच्छे से कराया गया था। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। Draw a label diagram of a step-up transformer. State the principle on which it works and obtain the ratio of secondary voltage to primary voltage in term of number of turns and current in the two coils. बिल्कुल बेटा, आप यहाँ पर आपको क्या बनाना था, इसका डायग्राम बनाना था। लेबल डायग्राम में आपको क्या बनाना है, ठीक है, लेबल डायग्राम में अपने पास क्या था, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल अपने पास कोयल आपको शो करनी है। ठीक है, स्टेप अप बनाना है, मतलब आप सेकेंडरी कोयल्स में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे
ज़्यादा रखेंगे। ये अपने पास प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शंस का प्रिंसिपल हो गया अपने पास, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास वोल्टेज का, वी पी बाई वी एस की बात करें तो एन पी बाई एन एस, और ये इसी के साथ बात करें तो आई एस बाई आई पी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे तो अपने पास प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा अपने पास। इसी वजह से अपन बात करते हैं, तो अगर सेकेंडरी कॉइल में अपने पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा अपने पास, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सेकंड क्या है अपने पास, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में आपको डेटा गिवन है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी टू द सेकेंडरी। ये चीज ध्यान रखना बेटा, आपको गिवन है एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, 1/5, ओके। इफ 5 किलो वोट पावर, पावर का डेटा गिवन है आपको बेटा कितना है, 200 वोल्ट पर, पावर कितनी गिवन है, 5 किलो वोट, ओके। तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो बेटा, आई फाइंड कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा यहां से, पी बाई वी। तो बात करें अपन यहाँ पर पी कितना है अपने पास, पी की वैल्यू पुट करते हैं 5 किलो वोट, 5000 अपॉन 200, 200 से 200 कैंसिल से 25 आ गया अपने पास, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से आपको फाइंड करना है करंट इन ए प्राइमरी एंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इन तीनों को एक साथ, आपके वोल्टेज भी आ जाएगा और आपको करंट भी इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो आपको गिवन है 1:5, ठीक है। इसके थ्रू आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32, ओके। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपको एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। ये एक डाइपोल बन रहा है बेटा अपने पास, डाइपोल में Q और माइनस Q चार्जेस है, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। बिल्कुल बेटा, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए आपने कंप्लीट डेरिवेशन किया है, ये वही डेरिवेशन है आपके पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, -1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, बिल्कुल। तो यहां पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -kp/r क्यूब, और ये किस कंडीशन के लिए होता है बेटा, जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू a हो, ठीक है। तो इसको डिराइव करना था आपको, ये डेरिवेशन आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है, नोट्स में आपने करवाया भी गया था। P की बात करें अपन, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन सच डेट चार्ज कैपिटल स्मॉल q and माइनस q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू a and x is equal to b respectively. There exists an electric field E vector is equal to 2I cap न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में गिवन है बेटा अपने को, x डायरेक्शन में ही गिवन है। इन द रीजन कैलकुलेट द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, बिल्कुल बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको टॉर्क भी फाइंड करना है और नेट फोर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। अपन बात करें यहां पर डाइपोल है अपने पास, डाइपोल क्या है, -q प्लस q चार्ज है अपने पास, ठीक है। और ये डिस्टेंस किस पे पुट किए हुए हैं, अपने पास ये एक डिस्टेंस है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b पर पुट किए हुए हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में अपने पास, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2I कैप, ओके। फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा बेटा, अपोजिट चार्जेस होने की वजह से -QE प्लस QE, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 0। टॉर्क की बात करें बेटा तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, तो R क्रॉस F को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ एंगल की बात करो बेटा तो आपके जो एंगल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड में, वो कितना है अपने पास, 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। आप चेक करते हैं, चेक करें तो यहाँ पर अपने पास जो फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में है बेटा,
फोर्स भी अपना क्या है, एक्स डायरेक्शन में यानी आई कैप की डायरेक्शन में, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। तो ये अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाता है अपने पास, जीरो। तो टॉर्क नेट कितना आ जाएगा बेटा इस पर, जीरो। ओके, तो फोर्स भी जीरो एंड टॉर्क ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है बेटा, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in a parallel by connecting their positive terminals together and negative terminals together. This is an expression for equivalent EMF and equivalent internal resistance. बिल्कुल बेटा, आपको सेल्स पढ़ाए गए थे, सेल्स में आपको करवाया था सेल्स कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ई इक्विवेलेंट की बात करें बेटा, तो क्या होता है अपने पास, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट की बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये अपने को डिराइव करना था, इसका आपको डेरिवेशन आपको करवाया गया होगा क्लास में। ये जब दो सेल अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास इसी में, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एज स्टेट इन ए अबो ऑफ द टू सेल्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड 3E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ईच इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस 2R, ओके। ये अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2R, ठीक है। फाइंड द करंट दैट फ्लो थ्रू 2R। तो यहां पर अपन इक्विवेलेंट फाइंड करें बेटा, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट की बात करें, E मल्टीप्लाई बाई R प्लस 3E मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 2R। इसको सोल्व करते हैं तो ER प्लस 3R, 4ER बाई 2R, कितना हो गया ये, 2E, ओके। R इक्विवेलेंट की बात करें बेटा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपने पास, R मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 2R। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, R बाई 2, ओके। तो V की बात करें तो V यहां से निकाल सकते हो आप, V क्या होगा अपने पास, I इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, ओके। देन उसके बाद आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल R टोटल होगा आपके पास 2R प्लस R बाई 2, कितना हो गया बेटा ये, 5R बाई 2, ठीक है। ये अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस है R बाई 2 और एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल 2R, ठीक है। देन यहाँ से आप R टोटल निकाल कर क्या करेंगे, उसमें करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल इक्विवेलेंट E क्या है आपके पास, 2E है, ठीक है। तो E की फॉर्म में ही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा में आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या गिवन है बेटा, यूजिंग द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कर्व स्पेरिकल सरफेस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। तो बेटा ये भी आपका रे ऑप्टिक्स से क्या आया है, डेरिवेशन आया हुआ है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आप इजीली अटेंड कर पाए, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर अपने पास लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें अपन, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको डिराइव करना था बेटा आपको, तो इसको डिराइव कर सकते हैं अपन यहाँ से, टू स्पेरिकल सरफेस के लिए डिराइव करते थे, देन उनको कंबाइन करते थे, देन अपने पास फाइनल फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 लेंसेज L1 L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ओके, आर प्लेस्ड कोएक्सियली, the distance between L1 and L2 and between L2 and L3 are 120 centimeter and 20 centimeter respectively. An object is kept at a distance of 80 centimeter to the left of the lens. बिल्कुल बेटा, यहाँ पर आपको इस कैलकुलेशन को थोड़ी लेंथी होगी इसकी कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ पर अपने को कितने लेंस गिवन है, 3 लेंस गिवन है, लेंस L1, लेंस L2, लेंस L3, ठीक है। सभी की फोकल लेंथ कितना है, 40 और 40, बट इनका जो सेपरेशन है वो सेपरेशन L1 एंड L2 के मिड में कितना है बेटा,
120 सेंटीमीटर, और L2 और L3 के मिड में कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ L1, L1 लेंस की तरफ अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी डिस्टेंस कितनी है U 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्टली आपको सोल्व करना है L1 लेंस के लिए, देन आपको सोल्व करना है L2 लेंस के लिए। तो यहाँ पर जो L1 लेंस से जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो L2 लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। देन सिमिलरली L3 के लिए अपन बात कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर अपने पास 3 टाइम्स लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका सेपरेशन का भी ध्यान रखना है आपको। तो अच्छा अपने पास न्यूमेरिकल है, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये अपने लेवल अच्छा रखा गया है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, वैसे अपन देखा जाए तो ये आपके एनसीईआरटी से ही है। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन बेटा यहाँ पर, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यूजिंग दिस डायग्राम डिराइव द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको एक डायग्राम बोला गया है, डायग्राम क्या है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करना है आपको किस मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है बेटा, आउटसाइड पॉलिश। ठीक है, ये अपने पास पोल होगा, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पुट करने का बोला है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, ये ए बी हो गया अपने पास। ये पैरेलल लाइट रे पास हुई, कहाँ से निकले, फोकस से। ठीक है, अनदर लाइट रे को ले सकते हैं अपन फोकस से। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगी अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर कहीं क्रॉस हो रही है, तो ये अपने पास बी डैश ए डैश इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके थ्रू आपको क्या शो करना था, मिरर मेकर फॉर्मूला। ओके, सेक्शन बी या बी पार्ट की अपन बात करें, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस ए 2 टाइम मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पर आपको u गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, और u क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन गिवन है आपको 2 टाइम्स यानी +2। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, v फाइंड कर सकते हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कॉन्केव मिरर के लिए, -v/u हो जाएगा अपने पास। देन आपको बोला है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे बेटा, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, मिरर फॉर्मूला, तो इसमें पुट करके आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो ये यहाँ से अपना आज का पेपर रहा है। ठीक है, अब इस पेपर को अगर अपन ओवरऑल बात करें तो इसको अपन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस में अपन बात करें तो कुछ एक क्वेश्चंस में आप बता सकते हैं यहाँ पर कि थोड़े डिफिकल्ट लेवल रहा है। ओके, तो देखिए आपका पेपर आप मैच कीजिए, आई होप आपका पेपर सभी का अच्छा गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टेप एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।